नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प टर्निंग पॉइंट पर बात होगी। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि आखिर कैसे सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई यूरोपीय कंपनियां धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा पाल बैठीं। मतलब जो हाथ तराजू पकड़ने के लिए आए थे उन्होंने अचानक तलवारें कैसे थाम ली। आज हम बिल्कुल इसी रोमांचक और ऐतिहासिक सफर को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज के इस सफर का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे डेनिस लोगों की एंट्री से, फिर फ्रांसीसियों का आना, उनकी शुरुआती फैक्ट्रियां, पौंडीचेरी को लेकर हुआ जबरदस्त संघर्ष, उनका विस्तार और आखिर में सबसे अहम पॉइंट, कैसे ये पूरा गेम शुद्ध व्यापार से खूनी राजनीति में बदल गया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेनिश शुरुआत की। डेनिश टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि डेनमार्क के लोगों ने भी ईस्ट के साथ व्यापार करने का सोचा और 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंकोबार में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली। लेकिन सच कहें तो भारत में उनका ये सफर बहुत ही छोटा और सीमित सा रहा। क्यों? क्योंकि उस वक्त फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो भयंकर कंपटीशन चल रहा था ना, उसके शोर में इनका ये छोटा सा ट्रेड मॉडल पूरी तरह दब कर रह गया और ये कभी एक्सपैंड नहीं कर पाए। और फिर आया साल 1745। ये वो साल था जब डेनिश लोगों के भारतीय सपने का दी एंड हो गया। जब उन्हें समझ आ गया कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की इस बड़ी लड़ाई के बीच उनके लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं बचा है और खुद उनकी अपनी सरकार भी कोई खास बैकअप नहीं दे रही, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 1745 में उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और हमेशा के लिए यहाँ से अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौट गए। अब कहानी में एंट्री होती है भारत आने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति की, यानी फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसी सबसे आखिर में आए, लेकिन उनका इम्पैक्ट वाकई जबरदस्त था। 1664 की बात है। फ्रांस के राजा लुई 14वें और उनके प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने सोचा कि एशियाई देशों के साथ व्यापार के इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो बस इसी सोच के साथ एक सरकारी कंपनी बना दी गई। इस पहले व्यापारिक अभियान की कमान सौंपी गई फ्रैंकोइस कैरो को। और मजे की बात यह है कि उनके साथ मरकरा नाम के एक ईरानी एक्सपर्ट को भी भेजा गया था, क्योंकि मरकरा को एशियाई व्यापार की एकदम सटीक और गहरी नॉलेज थी। अब जरा नजर डालते हैं इनकी शुरुआती फैक्ट्रियों और व्यापार पर। इन शुरुआती फैक्ट्रियों के आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है वो ये कि कैसे भारत के ही स्थानीय शासकों ने इन्हें बसने की जगह और परमिशन दी। 1668 में कैरो ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ठीक अगले ही साल 1669 में गोलकंडा के शासक अब्दुल कुतुब शाह से बकायदा एक गांव मांगकर मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री डाल दी। और आगे चलकर 1690-92 के आसपास तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान की परमिशन से चंद्रनगर में भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली गई। उस समय शासकों का सीधा सा लॉजिक था, नई कंपनी आएगी, व्यापार बढ़ेगा और हमें बदले में बढ़िया टैक्स मिलेगा। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। यहाँ से शुरू होता है पांडिचेरी का संघर्ष। व्यापार अब धीरे धीरे युद्ध में बदल रहा था। इस संघर्ष के घटनाक्रम को अगर हम एक एक करके समझे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रस्साकशी थी। 1672 में फ्रांसीसियों ने अपनी बढ़ती ताकत को आजमाने के लिए अचानक आक्रामक रुख अपनाया और गोलकुंडा के अंडर आने वाले सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। जाहिर है, इससे गोलकुंडा के शासक भड़क गए और उन्होंने डचों के साथ मिलकर भारी जवाबी हमला किया। बात इतनी बिगड़ गई कि 1693 में अंग्रेजों द्वारा उकसाए गए डचों ने फ्रांसीसियों से उनका सबसे मेन सेंटर पांडिचेरी ही छीन लिया। ये फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पर फाइनली 1697 में रिजविक की संधि हुई और पांडिचेरी वापस फ्रांसीसियों को मिल गया। इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चमकता है वो है फ्रैंको मार्टिन। 1673 में ये भारत आए और इन्हें ही भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने जबरदस्त कूटनीति दिखाई और स्थानीय सूबेदार शेर खान लोधी से वालीकोंडापुरम नाम का एक गांव हासिल कर लिया। इसी जगह पर 1674 में उस शानदार पौंडीचेरी की नींव रखी गई। और हाँ, फ्यूचर की किसी भी टेंशन और खतरे से बचने के लिए वहां फोर्ट लुई नाम का एक बहुत ही मजबूत किला भी बनवाया गया। पांडिचेरी में अच्छे से सेटल होने के बाद शुरू होता है फ्रांसीसी विस्तार का दौर। चलिए देखते हैं कि ये विस्तार कैसे हुआ। ये सिर्फ भारत की जमीनी सीमाओं तक नहीं रुके। अपनी नेवल पावर या समुद्री ताकत को बढ़ाते हुए 1721 में इन्होंने सीधे मॉरिशस पर कब्जा कर लिया।
फिर 1725 में भारत के पश्चिमी तट पर माहे को अपने कंट्रोल में लिया और 1739 आते-आते पूर्वी तट के कराईकल पर भी अपना झंडा गाड़ दिया। ये जो लगातार हो रहा विस्तार था ना, ये असल में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का बेस तैयार कर रहा था। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और अंतिम मोड़ पर, व्यापार से राजनीति तक का शिफ्ट। ये तुलना इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का कोर है। ये दिखाती है कि कैसे 1741 का साल एक मेक और ब्रेक पॉइंट था। 1741 से पहले फ्रांसीसियों का सिर्फ एक ही गोल था, शांति से व्यापार करो और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाओ, एकदम प्योर बिजनेस। लेकिन 1741 के बाद पूरा गेम ही पलट गया। अब उन्हें सिर्फ व्यापार नहीं करना था, बल्कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में सीधे दखल देना था और अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना था। और रातों रात हुए इस भारी बदलाव के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का दिमाग था। साल 1741 में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की एंट्री होती है। डुप्ले कोई आम व्यापारी बिल्कुल नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, दूरदर्शी और कूटनीतिक इंसान था। उसने आते ही ये गहराई से भांप लिया कि यहाँ के लोकल राजा तो आपस में ही लड़ रहे हैं और बुरी तरह बटे हुए हैं। उसने सोचा कि सिर्फ व्यापार करने से क्या होगा, और बस उसने फ्रांसीसियों को शुद्ध व्यापार के रास्ते से हटाकर सीधे लोकल राजाओं के उत्तराधिकार के झगड़ों में उतार दिया। डुप्ले की इसी पॉलिटिक्स ने उन मशहूर कर्नाटक युद्धों को जन्म दिया, जहां फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। 1754 में फ्रांसीसी सरकार इन युद्धों के भारी खर्च और लगातार हो रहे संघर्ष से इतना डर गई कि उन्होंने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। लेकिन एक पल के लिए ये कल्पना करना बहुत रोमांचक लगता है कि क्या होता अगर उस बेहद महत्वाकांक्षी डुप्ले को वापस नहीं बुलाया जाता। कई बड़े इतिहासकारों का मानना है कि अगर डुप्ले भारत में ही रुक जाता तो शायद आज इतिहास की किताबों में हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बजाय एक विशाल फ्रांसीसी साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे होते। कितनी अजीब बात है ना। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। इतिहास वाकई बहुत दिलचस्प है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।